नमस्कार साथियों, एबीसी मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज अपन ऐसा टॉपिक करने वाले हैं जो कि सीजीपीएससी, सीजी व्यापम कोई से भी एग्जाम्स आप ले लें, वहां पे इसके क्वेश्चंस की संख्या पिछले कुछ दिनों में बढ़ती जा रही है। जो तादाद है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, जैसा कि नाम लिखा है किसका, कथन एवं कारण। तो ये प्रश्न को हल करने में ज्यादातर बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, तो इसको अपन आज डील करेंगे कि क्या होता है कथन एवं कारण, किस किस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हर एग्जाम में पूछा ही जाएगा, किसी भी एग्जाम में ले लो। अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना पिछले 3 से 4 सालों का, वहां पे हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बड़ी बारीकी से आप देखेंगे कि जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करें तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करना अनिवार्य है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं असर्शन एंड रीजन, कथन एवं कारण किस किस सब्जेक्ट में पूछा जाता है। तो जितने सब्जेक्ट है ना, हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। मतलब जीएस के कोई सा भी पोर्शन आप ले लो, इंडियन जीएस हुआ तो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, सारे इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस तक हो गया, सब में से बनेगा। छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ में भी आप सारे पार्ट ले लें, छत्तीसगढ़ का इतिहास ले लीजिए, भूगोल ले लीजिए, आर्ट एंड कल्चर ले लीजिए, हर टॉपिक से, पंचायती राज ले लीजिए, वहां से क्वेश्चंस बनेंगे। यहां तक कि मैथ्स और रीजनिंग पे भी इसमें बहुत सारे आजकल देखा जा रहा है कि इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है सर, ये किस किस टॉपिक से बन सकता है? मतलब जितना सब्जेक्ट में है ना हमारे सिलेबस में, हर सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्या होता है कथन एवं कारण? तो चलिए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले ना आपको दो ऐसा दिया गया होगा, पहले कथन दिया गया होगा, फिर कारण दिया गया होगा। असर्शन और रीजन, असर्शन को ना एस लिखता है वो, और रीजन को आर लिखता है। अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं। 4 ऑप्शन में लास्ट 2 पहले देखिए क्या है। ए सही है, मतलब ये सही है, ये सही है, और ये गलत है। ये ऑप्शन नंबर सी होता है। अक्सर, अधिकांशतः, हमेशा नहीं, एक बार चेक कर लेना, पर अक्सर ऐसा होता है कि ये सही और ये गलत। जो डी ऑप्शन है ना, उसमें क्या होगा, ए गलत है, ये गलत है और ये सही। तो ये इसकी तो जांच अपन करेंगे, आगे देखेंगे कि कैसे जांच करनी है। पर यह बात क्लियर हो गई कि एक सही और एक गलत हुआ तो या तो सी आएगा या डी आएगा। अब दिक्कत होती है ए और बी में। तो ए में क्या होगा, दोनों सही होंगे, और बी में क्या होगा, दोनों सही तो होंगे, दोनों यहां भी सही, दोनों वहां भी सही। अब इसलिए दिक्कत होती है कि सर दोनों सही हो गए, अब ये मारे आंसर की ये मार्क करें। तो देखिए पहला क्या है, ए और बी दोनों सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है ना इसकी व्याख्या कर रहा है, और यहां पे व्याख्या नहीं कर रहा। सर ये क्या हुआ, समझेंगे, एकदम बारीकी से समझेंगे। बस आप थोड़ा सा इस सेशन को पूरा का पूरा देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उसके बाद अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन हमने एग्जांपल में रखा है ना, वो क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य को धान के कटोरे की संज्ञा दी जाती है। सुनो, सबसे पहले पहले ना कथन पढ़िए, पहले कथन पढ़ो। देखो ये क्या सही है, कुछ नहीं पढ़ना, इधर कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ इसको देखो, देखो क्या ये सही है। तो हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य को धान के कटोरे की संज्ञा दी जाती है, बिल्कुल सही बात है। सर कथन तो सही है, कथन सही है। अब इसको भूल जाओ और अब पढ़ो ये सेकंड वाले को, इसको भूल जाओ, ये क्या लिखा है हम भूल गए।
अब हम इसको अलग से देखेंगे, सिर्फ इस पे फोकस करेंगे और इसी को देखेंगे क्या दिया गया है। तो भारत में सबसे ज्यादा धान का उत्पादन करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है? नहीं सर, पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल जो है ना, वेस्ट बंगाल, सबसे ज्यादा धान का उत्पादन वेस्ट बंगाल में होता है। तो ये तो गलत हो गया। तो अब देखो, ए सही आर गलत, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी है। तो आंसर क्या मार्क करेंगे? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। देखो इसमें ना कोई भी दिक्कत नहीं होती, एक सही एक गलत में या तो ये आएगा, अगर ए सही है ये गलत हो गया तो ये आया, यदि ये गलत है और ये सही हो गया तो डी आता। इसमें ज्यादा दिक्कत किसी को नहीं होती, आपने देखा और मार्क कर लिया। दिक्कत इसमें होगी ये दोनों में, इसको भी पढ़ेंगे, पर आगे देखते हैं कि ये और कौन से क्वेश्चंस इसमें हैं। आगे बढ़िए। छत्तीसगढ़ की सीमा 8 राज्यों से मिलती है। क्या 8 राज्यों से मिलती है? नहीं सर, 8 राज्यों से मिलती नहीं है, 7 राज्य हैं। कौन कौन से 7 राज्य हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सर सबसे ऊपर है यूपी, उत्तर प्रदेश, फिर है झारखंड, फिर है ओडिशा, फिर है ओडिशा के बाद आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, फिर है तेलंगाना, तेलंगाना के ऊपर आप जाएंगे तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से फिर आपको मिल जाएगा मध्य प्रदेश। कितने राज्य से मिल रही है? 3 3 6 और 1 7, 7 राज्यों से मिलता है छत्तीसगढ़ की सीमा मिलती है। ये सही नहीं है, इसको भूल जाओ। अब इसको देखो, छत्तीसगढ़ एक भू आवेष्टित राज्य है, बिल्कुल सही। ये गलत, ये सही, ए एस गलत है, आर सही है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो अभी अपन ने 2 क्वेश्चन देखा, पहले में ये आंसर था, अब ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या आंसर होगा। चलिए, अब हमने क्या कहा है, सबसे पहले जब भी कथन कारण देखिए आप, कुछ भी मत पढ़ना है, इधर पढ़ना ही नहीं है, कुछ भी मत पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ पहला देखना कथन क्या कहता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, बिल्कुल सही सर, रायपुर राजधानी है। अब इसको भूल जाओ, सेकंड वाला पढ़िए। छत्तीसगढ़ लव एवं कुश की जन्म स्थली है। सोचिए, क्या छत्तीसगढ़ में लव और कुश का जन्म हुआ था? बिल्कुल हुआ था। अब आपको दोनों को मिक्स करना है, कंबाइंड करना है। जब दोनों सही हुआ तभी ये करना है। एक सही एक गलत में तो ये दोनों में से कोई होगा, पहला सही दूसरा गलत तो सी ऑप्शन, पहला गलत दूसरा सही तो डी ऑप्शन। लेकिन दोनों सही हो गए तो थोड़ा अटेंटिव हो जाइए और दोनों को मिक्स कीजिए। आप पहले इसको पढ़ा, इससे मतलब ही नहीं था, फिर इसको पढ़ा, इस ऊपर वाले से मतलब नहीं था, दोनों जैसे ही सही हो गए ना तो मिक्स कीजिए। कैसे मिक्स करेंगे दोनों को? क्योंकि से कंबाइंड करना है। कैसे कंबाइन करना है? क्योंकि वर्ड डालिए। अब पढ़िए पहला, फिर दूसरा पढ़ने के पहले ना क्योंकि लगाइए, दोनों को एक बार में पढ़ना है। कैसे? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है क्योंकि छत्तीसगढ़ लव एवं कुश की जन्म स्थली है। ऐसा है क्या? राजधानी रायपुर इसीलिए है क्योंकि लव कुश की जन्म स्थली है? नहीं। तो ये क्या है? ये सही नहीं है, इसकी व्याख्या नहीं कर रहा, तो ये इसकी सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन कौन सा आया? बी ऑप्शन। क्या कहता है? असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, दोनों अलग अलग तो सही हैं, लेकिन एक दूसरे को कंबाइन करने पे उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसकी व्याख्या नहीं कर रहा वो। ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है भाई। तो जब दोनों सही हुए तो 2 ही ऑप्शन पॉसिबल हैं, ए या बी। इसमें से कंबाइन करके देखना है क्या कंबाइन करने पर ये सही बैठ रहा है। यदि व्याख्या कर रहा है तो ए आएगा, यदि नहीं कर रहा तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला कबीर धाम जिले की तुलना में अधिक वर्षा प्राप्त करता है। जो धमतरी जिला है ना, देखो छत्तीसगढ़ का कबीर धाम जिला यहां पे है और धमतरी कुछ यहां पे होगा। यहां पे ज्यादा बारिश होती है,
यहां पे कम होती है, बिल्कुल कम होती है सर, क्योंकि ये वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है और जिसके कारण यहां पे बारिश कम होती है। सही कह रहा है, सही कह रहा है, ठीक है। अब इसको भूल जाओ कथन को, अब यहां पे पढ़ो, कारण पढ़ो, सिर्फ इसको पढ़ो, इसको भूल जाओ। कबीरधाम जिला वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। बिल्कुल सही, हां सर, कबीरधाम जिला ना वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है, सही कह रहा है। अब दोनों को कंबाइन करो, कंबाइन किससे करना है, क्योंकि शब्द से। अब पढ़िए इसको, छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला कबीरधाम जिले की तुलना में अधिक वर्षा प्राप्त करता है, क्योंकि कबीरधाम जिला वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है, जिसके कारण वहां पे बारिश कम होती है। सही कह रहा है और उसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ए आएगा। जैसे ही दोनों सही हुआ, ये दोनों तो नहीं आ सकते। अब आपको सिर्फ कंबाइन करके ये देखना है कि क्या उसकी व्याख्या हो रही है या नहीं। बिल्कुल हो रही है। ये तो हमने छत्तीसगढ़ के कुछ प्रश्नों का संग्रह लेके एग्जाम्पल से आपको बताया, जहां पर चारों ऑप्शन हो रहे थे। यहां पे ए हुआ, यहां पर बी हुआ, यहां पर डी और यहां पर सी। ये सारे एग्जाम्पल्स हमने लिया। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ना आया हुआ है नगर सैनिक में। नगर सैनिक का जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो चलिए अब अपन असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस करेंगे। इसमें क्या क्वेश्चन करेंगे, मैथ्स, रीजनिंग और कम्युनिकेशन स्किल, तीनों टॉपिक को हमने अरेंज किया है। अब पहले ऐसा नहीं है कि सर पहले सी डी ए बी, ऐसा मिक्स्ड है, कभी भी कुछ भी आ सकता है। तो फिर से हमको एक बार बताइए, सब कोई फिर से रिवाइज कीजिए। क्या सर, कथन को ना अलग ट्रीट करना है, पहले इसको देखना है ये सही है कि नहीं, फिर इसको भूल जाएंगे, फिर कारण को देखेंगे ये सही है या नहीं। अगर दोनों सही हुआ तब तो ए और बी में जाना है, कोई एक सही एक गलत तो सी और डी में होगा। पहला सही दूसरा गलत तो सी आंसर है, पहला गलत दूसरा सही तो डी आंसर है। लेकिन दोनों सही हो गए तो ये दोनों आंसर नहीं होंगे, ए और बी होगा। ये बात क्लियर हो गई। यदि कंबाइन करने पर व्याख्या कर रहा है तो ए आंसर, यदि अलग अलग सही है, व्याख्या नहीं हो रहा, ये कुछ अलग कह रहा है, ये कुछ अलग कह रहा है, दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं है, मेल जोल ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बस ये याद रखना है, सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। ये ब्लड रिलेशन रीजनिंग का कथन कारण से क्वेश्चन आया है। यदि ए बी की मां है, ए ना मां है, किसकी मां है, बी की, ठीक है, और बी सी का पिता है, ये पिता है, पहले शादी कराओ, फिर अब ये पिता है, किसका पिता है, सी का पिता बी, बी की मां ए, तो ए सी की दादी या नानी है, ए सी के पिता की मां दादी होगी, ये दोनों दे दिया, दादी तो है, सही बात कह रहा है, ए सी की दादी है, सही कह रहा है। सर इसको भूल जाएंगे, अब सिर्फ कारण पे फोकस करेंगे। दादी या नानी पिता या मां की मां होती है। दादी हो गई पिता की मां, नानी हो गई माता की मां, माता की मां नानी। तो यही तो कह रहा है, दादी जो है वो पिता की मां, नानी है वो मां की मां। ये भी सही हो गया। सर दोनों सही हुए, इसका मतलब सी और डी तो आंसर है नहीं, कभी नहीं हो सकते। अब इनको क्या करना है, फिर से बोलो, कंबाइंड करेंगे, एक बार में पढ़ेंगे, वर्ड क्या यूज करना है, क्या ऐड करेंगे, क्योंकि अब पढ़ो, ए बी की मां है और बी सी का पिता है, तो सी ए की दादी नानी है, क्योंकि
दादी या नानी पिता की मां या मां की मां होती है। बिल्कुल सही है, व्याख्या भी तो कर रहा है। ऑप्शन कौन सा आया? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 20,000 रुपए की राशि पर 9%, ये मैथ्स का आ गया सिंपल इंटरेस्ट। हमने कहा है सारे चैप्टर्स का हम यहां पर असर्शन रीजन लेकर आए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, असर्शन रीजन ऐसे ही बनेंगे। कोई भी टॉपिक हो, हम तो आज मैथ्स और रीजनिंग का लेकर आए हैं और इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल का। लेकिन आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, असर्शन रीजन बनेगा ऐसे ही। पहले इसको चेक करो, फिर इसको चेक करो। चेक कीजिए, 20,000 रुपए की राशि पर 9% की दर से 4% में 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 7200 रुपए है। हम जानते हैं मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। सर तो 100 से 100 कैंसल, 9 चौक 36 दूना 72 और डबल जीरो, साधारण ब्याज 7200 आया। सही तो कह रहा है, असर्शन सही है, सही हो गया। इसको भूल जाओ, भूल जाइए। अब इसको पढ़िए, रीजन को देखना। दर और समय समान होने पर, साधारण ब्याज में दर और समय समान है, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100, ये समान है दोनों। मान लो 1 साल है, ठीक है, 1 साल मान लिया, तो साधारण ब्याज क्या होगा? ये डिपेंड करेगा किस पर? प्रिंसिपल पर, ठीक है। तो साधारण ब्याज सीधा अनुपात में होता है, किसके अनुपात में? पी के अनुपात में होता है। तो साधारण ब्याज पी के अनुपात में होता है। हाँ, प्रिंसिपल बढ़ाएंगे, यदि ये कांस्टेंट है तो एसआई बढ़ेगा, यदि कम करेंगे तो कम होगा। हाँ सर, इसको बढ़ाएंगे तो साधारण ब्याज भी बढ़ेगा, प्रिंसिपल कम करेंगे तो साधारण ब्याज भी कम होगा। सही कह रहा है। अब दोनों को कंबाइन करो, दोनों सही हो गए तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 20,000 रुपए की राशि पर 9% की दर से 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 7200 है, क्योंकि दर और समय समान होने पर ब्याज सीधा पी के अनुपात में होता है। नहीं भाई, इसकी व्याख्या कर रहा है क्या? नहीं। पहले ये देखो, दर और ब्याज समान है क्या? सबसे पहले यहीं पे गलत हो गया। ये कह रहा है दर और ब्याज, दर और समय समान हो, क्या यहां समय समान है? नहीं। और क्या 7200 रुपए इसीलिए है? नहीं, इसलिए नहीं है। क्यों है? क्योंकि मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 बराबर साधारण ब्याज होता है, इसलिए है। इसलिए नहीं है कि दर और समय समान है इसलिए 7200 आया, नहीं, इसलिए 7200 आया क्योंकि मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 क्या होता है? साधारण ब्याज। इसकी व्याख्या कर रहा है, नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखिए ध्यान से, ज्यादातर बच्चे इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, पर ए आंसर नहीं है। आंसर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, किसी सम संख्या का वर्ग हमेशा सम होगा। ये आ गया नंबर सिस्टम से, नंबर सिस्टम्स का क्वेश्चन आ गया। तो देखो, कोई सम संख्या ले लो, 4 का स्क्वायर 16, ये सम संख्या, ये भी सम संख्या है ना, बिल्कुल। 2 का स्क्वायर 4 सम संख्या, 6 का स्क्वायर 36 सम संख्या। क्या होता है ना, समझो, सम संख्या में कोई सम संख्या का गुणा करें, इवन में इवन को मल्टीप्लाई करें तो सम संख्या या इवन नंबर ही आता है। अब वर्ग कर रहे हो तो सम संख्या गुणित सम संख्या, वही संख्या गुणित वही संख्या, तो सम गुणित सम बराबर सम होगा। सही कह रहा है। अब इसको भूल जाओ, इसको पकड़ो। 2 विषम संख्याओं का गुणनफल सम होता है क्या? कोई 2 विषम ले लेते हैं, 5 और 3, इनका गुणनफल क्या सम आया? नहीं, ये विषम है, ये तो गलत हो गया। ए सही आर गलत। जब जैसे ही एक सही एक गलत हुए, ये आंसर नहीं होंगे। अब देख लेते हैं कौन सा सही कौन सा गलत। ए सही आर गलत, ए सही आर गलत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है।
सिंपल सा है, दोनों सही तो ए और बी में से होगा, एक सही एक गलत तो सी और डी में से होगा। बस ये चेक करना है कौन सा सही कौन सा गलत। चलिए भाई नेक्स्ट, यदि एक दुकानदार को 25% का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य लागत मूल्य का 125% है। बिल्कुल सही कह रहा है, विक्रय मूल्य क्या होगा, लागत मूल्य का 125% होगा। कब, जब 25% का लाभ हो रहा है। सही बात तो है, विक्रय मूल्य लागत मूल्य का 125% है। क्यों है ऐसा, क्योंकि एसपी अपॉन सीपी कर लिया 125/100, सीपी 100, एसपी 125, 100 में खरीद के 125 में बेचा, 25% का लाभ है। सही बात तो कह रहा है, कथन सही है। अब कथन भूल जाओ, कारण देखो, हानि प्रतिशत को लागत मूल्य में जोड़कर विक्रय मूल्य निकाला जाता है। लागत मूल्य में हानि जोड़ दिए तो विक्रय मूल्य निकलेगा क्या, लागत मूल्य 100 रुपया है, अब किसको जोड़ दिए कहता है, हानि परसेंट को। नहीं भाई, हानि परसेंट जोड़ के विक्रय मूल्य नहीं निकलता, सही नहीं है। ए सही आर गलत, ए सही आर गलत, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट, समान दर और समय पर अधिक मूलधन अधिक ब्याज देता है। देखो अभी किया है, समान दर और समान समय पर, दर और समान से टाइम सेम कर लो, दर और समय सेम कर लो। तो मान लिया दोनों है 1 साल, तो अब देखो साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, पी। क्यों, क्योंकि आर बराबर 1 और टी बराबर भी 1 हो गया, तो ये तो 1 रख लिया, मतलब कोई भी मतलब नहीं है। जैसे ही समान किया ना, प्रोपोर्शनल का साइन लग जाता है, अनुपात का, समानुपात का। तो अब देखो, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। तो क्या समान दर और समान समय पर अधिक मूलधन अधिक ब्याज दे रहा है क्या, मूलधन बढ़ाओगे तो ब्याज भी अधिक मिलेगा। सही कह रहा है, ए सही है, ए भूल जाओ। आर देखो, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय। हां भाई, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 होता है, ये भी सही है। जैसे ही दोनों सही हुए ना, हमको अब क्या करना है, ये दोनों गलत कर देना, अब यही आंसर होंगे। अब देखो, दोनों को जोड़ो, समान दर और समान समय पर अधिक मूलधन अधिक ब्याज देता है, क्योंकि मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 होता है। हां, और दोनों सेम हो गए तो साधारण ब्याज बराबर पी होगा। इसकी व्याख्या तो कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलो भाई देखो, ए भी आ गया, एक में बी आया था, किसी में सी किसी में डी, सारे ऑप्शन सही हो रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन हमने रखा है यहां पे। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, पहले 5 विषम संख्याओं का औसत 5 है। पहले 5 विषम संख्या, पहली संख्या 1, 3, 5, 7, 9, इनका एवरेज निकालो तो सबका योग 9, 7, 16, 5, 21, 24 और 1 25/5, 25/5 बोले तो 5। सही कह रहा है। दूसरी बात याद रखो, जब भी विषम संख्या है ना, तो बीच वाली संख्या 1, 3, 5, 7, 9, कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, तो बीच वाली संख्या ही क्या होगी, एवरेज होगी। कब, जब बराबर का गैप हो, बराबर का गैप हो तो बीच वाली संख्या ही होगी एवरेज। बीच वाली संख्या कौन सी, 5, तो सही तो कह रहा है। अब देखो, इसको भूल जाओ, औसत बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, सही कह रहा है। और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि औसत निकालते कैसे हैं, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलो भारत, अब देखो ये संविधान का एक क्वेश्चन है और जीएस का पार्ट है, पर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सही बात है क्या, सोचिए, तो आप बोलेंगे हाँ सही बात है। भूल जाओ ए को,
बी देखो, आर देखो, कारण क्या बोल रहा है, इसको भूल जाओ। भारत का अपना संविधान है, क्या भारत के पास संविधान है? बिल्कुल है। अब देखो, भारत एक लोकतांत्रिक देश है क्योंकि भारत का अपना संविधान है। अब देखना ध्यान से, आप बोलोगे सर हाँ सही बात तो है और इसकी व्याख्या ही कर रहा है तो ए सही होना चाहिए, लेकिन ये अधूरा है। क्या कहता? भारत एक लोकतांत्रिक देश है क्योंकि भारत का अपना संविधान है और संविधान में उल्लेखित है प्रस्तावना में और आगे के भी चैप्टर्स में, पार्ट में, कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। प्रस्तावना में लिखा है ना। सिर्फ संविधान होने से लोकतांत्रिक हो गया क्या? संविधान में उल्लेखित है। समझना, नॉर्थ कोरिया का संविधान है तो क्या नॉर्थ कोरिया लोकतांत्रिक देश है क्या? नहीं। संविधान बस होने से लोकतांत्रिक देश नहीं होता, संविधान में उल्लेखित होने से होता है। इसकी व्याख्या सही व्याख्या नहीं कर रहा। अब सर ये हम कैसे बता पा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, रेलवे में आया है। ऑप्शन क्या लिया है? ऑप्शन नंबर बी लिया है उसने। चलिए, दो से बड़ी प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम होती है। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11। अब दो सबसे छोटी है। अब जो भी अभाज्य संख्या लिखो ना, सारी विषम होंगी। सही तो कह रहा है। इकलौती अभाज्य संख्या जो सम है दो है, बाकी सब विषम अभाज्य संख्या है। सही बात कह रहा है, भूल जाओ। दूसरा पढ़ो, 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। अब विषम भाज्य संख्या तो पहले भाज्य संख्या ढूंढो। 4 है, 6 है, 8 है, 9 है। तो 4 विषम है क्या? नहीं। 6 विषम है क्या? नहीं। भाज्य लिखे, अब विषम ढूंढ रहे हैं। विषम है, विषम है, विषम है, नहीं। तो 9 सबसे छोटी विषम भी है और भाज्य भी है, ये भी सही कह रहा है। तो ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं। अब दोनों को कंबाइंड करो। 2 से बड़ी प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम होती है क्योंकि 9 सबसे छोटी विषम भाज्य है। नहीं, ये अलग सही है, ये अलग सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा। ऐसे समझो, पीयूष जो आपको पढ़ा रहे हैं उस टीचर का नाम पीयूष है। आप बोलेंगे हां। भारत के प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है। हां। तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी इसलिए हैं क्योंकि पीयूष सर आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं। सही है क्या? व्याख्या कर रहा है? नहीं, ये अलग से सही है, ये अलग से सही है, कोई इनका रिलेशन नहीं है। व्याख्या नहीं कर रहा, सेम ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बस इसको देखना है आपको, व्याख्या हो रही है कि नहीं। दोनों सही हों तभी ए और बी सही आएंगे, ये दोनों तो नहीं आएंगे। अब उसमें भी व्याख्या हो रही है कि नहीं, इस बात पर फोकस करना है। चलिए, यदि किसी वस्तु पर पहले 10% की छूट दी जाए और 10% की वृद्धि की जाए तो अंतिम मूल्य मूल मूल्य से कम होगा। ये इसके लिए फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। 10% की पहले छूट दे दी गई तो कम हो रहा है तो माइनस, अब वृद्धि दे हो गई तो प्लस का, -10 प्लस 10 अपॉन 100। 10 से 10 कैंसल, 0 से 0, 0 से 0, एक एकम एक, -1 आया ना। माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि मूल कीमत से कम हुई है। सही कह रहा है, कम हुआ, मूल कीमत से कम हुआ। अब याद रखना, जब भी सेम बढ़े और सेम घटे ना तो हमेशा कमी होगी। कितने की? x²/100। जैसे यहां पे 10 की वृद्धि हुई और 10 की कमी, तो 10 का स्क्वायर करो 100/100। ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि कमी हो रही है। यदि कहता 20 की वृद्धि और 20 की कमी,
20 की छूट और 20 की वृद्धि, ऐसा मान लो। तो 20 की छूट और 20 की कमी वृद्धि, 20 की छूट 20 की वृद्धि, तो दोनों का क्या आएगा? 20 का स्क्वायर बटे 100 माइनस साइन 20 का स्क्वायर 400 बटे 100, लेकिन माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि कमी है। चलो ये कंसेप्ट समझ में आ गया सर, तो ये तो सही है, ये सही है ए। दूसरा, प्रतिशत छूट और वृद्धि समान होने पर, दोनों समान है यदि, तो अंतिम मूल्य जो आया वो मूल मूल्य से भिन्न होगा। भिन्न तो है, अलग तो आया, 1% कम हो गया, तो अंतिम मूल्य कितना आया? शुरुआती मूल्य 100 था, 1% कम तो कितना आ गया? मूल मूल्य से कम है, 1% कम है, 1% कम है तो कितना है? 99। कम तो है, सही तो कह रहा है, मूल से कम में होता है, भिन्न होता है, सही बात है। अब दोनों को कंबाइंड करो, क्योंकि ये सही है, कम होगा क्योंकि प्रतिशत छूट और वृद्धि होने पर अंतिम मूल मूल्य से भिन्न होता है, और आप मार देंगे ए, और यहां गलत। क्यों गलत हुआ? ये भिन्न के कारण। अगर भिन्न की जगह लिखा होता कम, तो एग्जैक्ट व्याख्या कर रहा है, लेकिन यहां कम नहीं लिखा। भिन्न मतलब क्या है? अलग है, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। ये सही व्याख्या नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर बी लिया था एसएससी ने, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। ये अलग से सही, ये अलग से सही, लेकिन व्याख्या नहीं है। क्यों नहीं है? अगर यहां कम बोलता ना तो व्याख्या कर रहा था, लेकिन भिन्न बोला है, व्याख्या, सही व्याख्या नहीं हो रही इसकी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन में फंसते हैं अक्सर। चलिए, अब ये आ गया कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल औपचारिक मतलब फॉर्मल संगठनों में लिखित संचार को प्राथमिकता दी जाती है। फॉर्मल कहां पे होता है? ऑफिस में हो गया, तो यहां पे ना लिखित को प्राथमिकता दी जाती है, वर्बली क्यों नहीं? कि जैसे कोई अधिकारी आया, उसने कहा कि इसे सस्पेंड कर दो, तो आप ऐसे ही नहीं कर दोगे, वो बोल दिया तो। लिखित जब तक ना हो तो प्राथमिकता किस पे दी जाती है? लिखित पे। कहां पे? औपचारिक में, फॉर्मल में। सही है, सही बात कह रहा है। लिखित संचार एक स्थायी रिकॉर्ड प्रदान करता है और भविष्य में इसका संदर्भ लिया जा सकता है। संदर्भ मतलब रेफरेंस। क्या है, क्या कह रहा है कि अपना लिखित जो है ना, वो स्थायित्व प्रदान करता है। स्थायी रिकॉर्ड मतलब लोगों को याद रहेगा। आप बोल दिए, भूल गए, लेकिन क्योंकि लिखित है, किसी का ट्रांसफर हुआ, किसी अधिकारी ने कुछ बात की, लिखित है, अब कोई नया आया तो उसको पता रहेगा, क्योंकि लिखित है तो उसके पास रिकॉर्ड है, और इसके पास रेफरेंस भी है कि इस कंडीशन में क्या निर्णय लिया जा गया था, तो वही निर्णय सेम कंडीशन में हम आगे भी ले सकते हैं। तो भविष्य में इसका रेफरेंस, संदर्भ भी लिया जा सकता है। सही बात कह रहा है। दोनों गलत हो गए, सी और डी। अब इसको क्या करो? कंबाइन करो। औपचारिक संगठनों में लिखित संचार को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि लिखित संचार एक स्थायी रिकॉर्ड प्रदान करता है और भविष्य में इसका संदर्भ लिया जा सकता है। बिल्कुल सही बात तो है, सही बात तो कह रहा है। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ए इसका राइट आंसर है। व्याख्या भी कर रहा है। चलो, ये आ गया रीजनिंग का, इसका डायरेक्शन का क्वेश्चन है। क्या कहता है? यदि कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर उत्तर जा रहा है, 3 किलोमीटर उत्तर गया, ठीक है, आगे फिर 4 किलोमीटर पूर्व गया, पूर्व में 4 किलोमीटर चला गया, आगे उसका अंतिम बिंदु, अंतिम स्थिति प्रारंभिक बिंदु से 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में होगा। ये 5 किलोमीटर डिस्टेंस है कह रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम
90 डिग्री होता है, तो पाइथागोरस 3 और 4, तो ये 5 किलोमीटर, बिल्कुल सही बात है। और उत्तर पूर्व में है क्या, स्टार्टिंग से उत्तर पूर्व, ये उत्तर पूर्व दिशा है ना, सही बात है। कथन तो एकदम सही है। कारण देखते हैं। विस्थापन, विस्थापन क्या है, दूरी, लेकिन ये वाली दूरी नहीं, ये विस्थापन नहीं है। विस्थापन मतलब इस स्थान से इसकी नई पोजीशन ये स्थान हो गई ना, तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, शॉर्टेस्ट मतलब निकटतम, ये निकटतम दूरी नहीं है, ये है रेड वाली, इसी को विस्थापन कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो है, विस्थापन जो है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, ना कि तय की गई दूरी पर। यह दूरी को नहीं बोलोगे कि 4 किलोमीटर इधर, इधर 7, सॉरी इधर 3 इधर 4, 4 और 3 4 3 7 किलोमीटर विस्थापन है, नहीं बोलोगे। विस्थापन है कितना, 5 किलोमीटर, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना है। यह भी सही कह रहा है। इसका व्याख्या कर रहा है क्या, बिल्कुल व्याख्या कर रहा है, क्योंकि 5 किलोमीटर तभी आया जब आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिया पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। ऑप्शन कौन सा आया, ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आ गया एलसीएम एचसीएफ से, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए दो संख्या का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बराबर होगा उन्हीं दो संख्या के गुणनफल से। सही बात है। यह सर्वसामिका 3 या 3 से अधिक के लिए मान्य है नहीं, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है कि ये कब मान्य होगा, कब अप्लाई होगा, सिर्फ 2 नंबर के लिए अप्लीकेबल है, 2 से अधिक के लिए नहीं है। तो ये तो गलत हो गया, ए सही आर गलत, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी विषम संख्या का वर्ग भी विषम संख्या होता है। तो सर हमने अभी सम का किया ना, विषम का देखते हैं। विषम गुणित विषम बराबर विषम होता है, याद रखेंगे। क्यों होता है, 5 गुणित 5, 5 पंचे 25 आया कि नहीं आया। ये भी विषम, ये भी विषम, विषम का गुणा किए तो विषम आया, बिल्कुल सही कह रहा है। 5 का वर्ग 25 है, 7 का वर्ग 49 है, 9 का वर्ग 81 है, सही बात कह रहा है। 2 विषम संख्याओं का गुणनफल सदैव विषम होगा, ये भी सही। अब दोनों को कंबाइंड करो, किसी विषम संख्या का वर्ग भी विषम संख्या होता है, क्योंकि 2 विषम संख्याओं का गुणनफल सदैव विषम है। हाँ यही तो है, व्याख्या तो कर रहा है, यही तो बताया हमने, उसी की तो व्याख्या कर रहा है। सही आंसर है। यदि कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर गति से जाता है, यहां से यहां 60 किलोमीटर से गया और वापस आ गया वहां से वहां, वहीं इस यहां से यहां गया 60 और यहां से यहां वापस उसी पॉइंट पे आ गया 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो उसकी औसत गति इतनी होगी 72 किलोमीटर। सर हम जानते हैं 2xy अपॉन x प्लस वाई, कब, जब दोनों की दूरी बराबर हो, आने जाने की दूरी बराबर हो, ऐसे गया और ऐसे वापस आ गया तो दूरी बराबर है। निकालो 2 इंटू 60 इंटू 90 अपॉन 60 प्लस 90 150, 15 छक्का 90, 6 छंग 36 दूना 72। क्या 72 दिया है, बिल्कुल सही दिया है, सही कह रहा है। बी, औसत गति 2xy अपॉन x प्लस वाई तब लगाई जाती है जब समय समान हो। क्या समय समान होता है तब लगाई जाती है क्या, नहीं। कब लगाई जाती है, जब दूरी समान हो। अभी बताया ना, दूरी समान हो। यहां क्या लिखा है, समय। ये सही है क्या, नहीं, ये सही ये गलत, सी राइट आंसर है। सिंपल सी बात है भाई। चलो नेक्स्ट, किसी नगर की जनसंख्या में हर वर्ष 10% की वृद्धि हो तो 2 वर्षों में कुल 21% की वृद्धि होगी। सर हम जानते हैं a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 होता है। 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि
10 गुणित 10/100, 0 0 0 0, 10 10 20 और 1 21, 21% की वृद्धि हो रही है 2 साल में। सही कह रहा है। लगातार वृद्धि निकालने का फॉर्मूला ये है, बिल्कुल ये है, यही तो लिखा। ए और बी को एक्स वाई ले लो, एक्स वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। सही बात है, ये सही ये सही। क्या इसका कारण है? बिल्कुल कारण है, यही कारण तो बताया हमने, बिल्कुल सही कारण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है भाई। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। हमने जो 4 तरीके बताए, 2 तरीके बताए हैं ना, क्या पहला देखो सही है कि नहीं, भूल जाओ। दूसरा देखो सही है कि नहीं। अब दोनों को कंबाइंड करो, यदि दोनों सही है तो, यदि एक गलत एक सही तो सी आया, यदि पहला गलत और दूसरा सही बी आया। बस एक पंक्ति में अंकित का स्थान बाईं ओर से 18वां और दाईं ओर से 13वां है, तो कुल व्यक्ति, सर टोटल के लिए ना, लेफ्ट से पोजीशन राइट से पोजीशन -1, लेफ्ट से पोजीशन है 18वीं, राइट से पोजीशन है 13वीं, -1, 13 -1 12, 18 12 30, टोटल कितने होने चाहिए? 30। वहां कितना कहा है? 32। क्या 32 होने चाहिए? नहीं, 32 तो नहीं है सर, आंसर 32 नहीं आ रहा। चलो आगे। कुल संख्या बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 सही कह रहा है। एक गलत आर सही, एक गलत आर सही। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कम्युनिकेशन स्किल का। क्या कहता है? अंतरवैयक्तिक व्यवहार, इंटरपर्सनल इस जो रिलेशन है वो अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होते हैं। आपको कैसे लगेगा कि हमको किसी से बात करनी है, किसी से संबंध स्थापित करना है, जब आपको खुद में फीलिंग आएगी नहीं यार उससे हमको जरूरत है, या कोई काम हो सकता है आंतरिक आवश्यकता है, तभी आप किसी से अंतरवैयक्तिक संबंध स्थापित करोगे। बिल्कुल सही बात कह रहा है, अधिकांशतः कहा, और बिल्कुल सही है। लोग एक दूसरे से भी व्यवहार आगे बढ़ाते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से व्यवहार आगे बढ़ाते हैं। क्या व्याख्या कर रहा है? बिल्कुल उसी की तो व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु की कीमत में 100% की वृद्धि हो जाए, 100 रुपया था, 100% वृद्धि मतलब 200 हो गया। आप बोलेंगे हां सही बात है, 100% की वृद्धि, 100 से 100 बढ़ गया तो 100 में 100 बढ़ा तो 100 से 100 बढ़ा मतलब 200 हो गया। सही बात है। तो उसका नया मूल्य मूल का 2 गुना होगा। 2 गुना है कि नहीं? मूल का 2 गुना, मूल का 2 गुना। सही बात है। प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए हम दशमलव बिंदु को 2 स्थान बाएं ले जाते हैं। प्रतिशत है 25%, इसको दशमलव में बदलना है तो आप जो दशमलव बिंदु है ना, 25% को ऐसे लिखोगे ना, 25.0, ये बिंदु को 2 स्थान बाएं ले जा रहे हो। बिल्कुल सही कहा, 25% को बदलो। यही आया कि नहीं आया? 2 स्थान बाएं ले जाएंगे, सही बात है। लेकिन क्या इसका कारण है? अरे नहीं भाई, ये तो प्रतिशत को दशमलव में बदल रहा है, ये तो अलग ही है, व्याख्या नहीं हो रहा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि कोई संख्या 15 से विभाज्य है तो वह 3 और 5 दोनों से विभाज्य होगी। ध्यान से देखना, कोई संख्या 15 से विभाज्य है ना, तो पक्की बात है वो इनके गुणनखंड 3 और 5 दोनों से विभाज्य होंगे। यह 30 होता है, 15 से विभाज्य है ना, तो ये 30 3 से भी होगा, 5 से भी होगा। फिर से 30 15 से डिवाइड हो रहा है तो 15 का गुणनखंड 3 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी होगा, क्योंकि 5 तिया 15। कोई संख्या 14 से डिवाइड हो रही है तो वो 2 से भी होगी और 7 से भी होगी। कोई संख्या 18 से हो रही है तो 2 से भी होगी और 9 से भी होगी।
लेकिन याद रखना ये जो गुणनखंड हैं ये अभाज्य होनी चाहिए, सह अभाज्य होनी चाहिए, सह अभाज्य, सह अभाज्य। ऐसा नहीं कि कोई संख्या 12 से डिवाइड है तो वो 2 से भी डिवाइड होगी और 6 से भी, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, ये तो समझ में आ गया। तो देखो 12 से कोई संख्या डिवाइड होगी तो वो 2 से और 6 से डिवाइड होगी, ये बात सही है। लेकिन इसका उल्टा कोई 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है तो वो 12 से होगा, ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 18 ना 2 से भी डिवाइड होता है और 6 से भी होता है। बोलो हाँ या ना? आप बोलेंगे हाँ, लेकिन 12 से नहीं हो रहा। क्यों है ऐसा? क्योंकि ये सह अभाज्य नहीं है, ये फिर और कट जाएंगी। तो क्या बात समझ में आई? अभी ये छोड़ो। सर कोई संख्या 15 से डिवाइड हो रही है तो उनके फैक्टर से भी होगी, सही बात है। 3 और 5 दोनों से विभाज्य होगी। क्यों? 15 3 और 5 का गुणनफल है, सही बात है। अब दोनों को मिक्स करो, कोई संख्या 15 से विभाज्य है तो 3 और 5 दोनों से विभाज्य होगी, क्योंकि 15 3 और 5 का गुणनफल है। सही बात तो है, व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है और 3 बार दाएं मुड़ता है। पूर्व की ओर मुंह खड़ा है, किया है, 3 बार दाएं, पहली बार दाएं तो यहां आया, दूसरी बार दाएं मुड़ेगा तो यहां आएगा, तीसरी बार दाएं मुड़ेगा तो यहां आएगा। ये तीसरी पोजीशन है। आप बोलेंगे ठीक है, तो वह उत्तर की ओर हो जाएगा। उत्तर है क्या ये दिशा? बिल्कुल है, सही कह रहा है। दाईं ओर 2 बार, दाएं ओर 2 बार मुड़ो, एक बार दाया, दूसरी बार दाया, ठीक है। या बाईं ओर 2 बार मुड़ो, यहां से बाईं ओर लो, एक बार बाया, दूसरी बार बाया, ठीक है। तो दिशा, जो नई दिशा आई वो मूल दिशा की विपरीत, मूल की विपरीत है कि नहीं? मूल की विपरीत है कि नहीं? सही बात है। अब देखो क्या इसकी व्याख्या कर रहा है। सर यहां पर 3 बार की बात हो रही है, यहां पे किसकी बात हो रही है? 2 बार की। व्याख्या नहीं कर रहा। और देखो स्टार्टिंग में यहां था, यहां आ गया, विपरीत कहां है? ये व्याख्या नहीं हो रहा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलो, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। सही बात है, एक ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य। क्यों? क्योंकि एक के एक ही गुणनखंड हैं और कोई गुणनखंड नहीं है। और अभाज्य होने के लिए एग्जैक्ट 2 फैक्टर होने चाहिए। 2 फैक्टर 1 और 2, 2 फैक्टर 1 और 3, 2 फैक्टर 1 और 5। लेकिन एक का कितना गुणनखंड है? एक ही है। सही बात है, अभाज्य नहीं है, ना ही अभाज्य है ना ही भाज्य। अभाज्य संख्याएं केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हैं। सही बात तो कह रहा है, अभाज्य संख्या केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हैं, इसलिए ना ही एक अभाज्य है और ना ही भाज्य। पहले इसको सही करो, अब इसको कंबाइन करो। तो एक अभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक और स्वयं से विभाज्य होंगी। सही बात है, व्याख्या भी तो कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है भाई। नेक्स्ट, 2/5 एक शांत दशमलव है, डिवाइड करो। 5 चौक 20। देखो शांत हो गया ना, और आगे बढ़ रहा है कि नहीं? सही बात है। यदि हर में 2 हो या 5 हो, अभाज्य गुणनखंड के रूप में है, तो न्यूनतम रूप वाली भिन्न शांत हो जाती है। जब भी 2 से डिवाइड करो या 5 से डिवाइड करो, शांत दशमलव मिलता है। सही बात है, इसकी व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि नीचे क्या है? 5। अरे 2 से किसी को भी डिवाइड करो, शांत रहेगा, रुक जाएगा। 5 से डिवाइड करो, रुक जाएगा। सही बात है, और उसकी व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए। n को 15 से यदि डिवाइड करें तो शेषफल 2 है, तो इसी n को 5 से डिवाइड करेंगे तब भी शेषफल 2 ही आएगा। शेषफल समान है। सही बात है, 2 है तो यहां भी 2 आएगा। ठीक बात है,
इसको भूल जाओ। √3 एक अपरिमेय संख्या है, सही बात है। क्या इसका कारण है क्या? नहीं, ये अलग तरीके से सही है, अलग सही है, ये अलग सही है, व्याख्या नहीं हो रहा। बी सही है भाई। उम्मीद करते हैं आपको सेशन मजा आ रहा होगा। देखिए कितने जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करते जा रहे हैं। टोटल 26 क्वेश्चन हो गए हैं। भारत में लोग अपने नेता स्वयं चुनते हैं। हाँ, लोकतांत्रिक देश है, अपन अपने नेता स्वयं चुनते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां राष्ट्राध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। राष्ट्राध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति, उसकी नियुक्ति नहीं होती। और प्रधानमंत्री बस अकेले नहीं चुनता, उसका एक सिस्टम है। राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति का चुनाव होता है, एकदम मंडल बनते हैं, उसकी कमेटी बनती है, बहुत सारे लोग चुनाव करते हैं। कौन कौन? राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, ये सब चुनाव में शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री नियुक्ति नहीं करता। ए सही आर गलत, ए सही आर गलत। चलिए अब देखो, ये आ गया कोर्स ऑफ एक्शन से। क्या आ गया? एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन। ये बहुत तरीके से बोला ना हमने, हर टॉपिक से बन सकता है। पढ़िए, एक पुलिस अधिकारी को पीड़ितों से बात करते समय सहानुभूति भाषा का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि वो पीड़ित है, उन्हें सहानुभूति की जरूरत है। बिल्कुल करना चाहिए, सही है। भूल जाओ इसको, इसको पढ़ो। पीड़ित हमेशा झूठ बोलते हैं, हमेशा झूठ बोले, ये सही बात नहीं है। और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे, नहीं, ये सही बात नहीं है। कुछ ने कर दिया, सभी ऐसा करें ऐसा जरूरी नहीं। ए सही, आर गलत, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट, यदि मूलधन और ब्याज दर समान रखें, मूलधन और ब्याज दर समान रखें तो एसआई क्या हो जाएगा? सर एसआई हम जानते हैं P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब मूलधन और ये समान कर लो, मतलब एक कर लो मान लो, तो एसआई किस पे डिपेंड करेगा? एसआई डिपेंड करेगा टी पर। आप बोलेंगे ठीक बात है। समान रखते हुए समय को दोगुना कर दें, यदि इसको बढ़ाएं, दोगुना कर दें, तो साधारण ब्याज भी दोगुना हो जाएगा। हाँ, इसको बढ़ाया तो ये भी बढ़ेगा, दोगुना किया तो 2 गुना, 3 गुना किया तो 3 गुना, 4 गुना किया तो 4 गुना। सही बात है। क्यों है ऐसा? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित ब्याज की दर गुणित समय बटे 100, ये भी सही है। और इसका कारण है क्या? बिल्कुल इसी का तो कारण है, सही व्याख्या कर रहा है, व्याख्या तो हो रही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। किसी वाहन की दोगुनी कर दी जाए गति, तो समान दूरी तय करने में गति बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, गति बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब कह रहा है दूरी समान कर दिए कांस्टेंट, तो 1 रख लो। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। यदि गति दोगुनी करें तो ये आधा होगा। क्यों? क्योंकि ये इनवर्सली है ना, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। अगर दोगुना कर दिया तो ये आधा हो जाएगा, गति दोगुनी कर दिए तो ये समय आधा हो जाएगा। सही बात कह रहा है। समय गति के समानुपाती, समय गति के समानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती है। देखिए आप, क्या है ये? व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, 1 बटे नीचे है ना, ये समानुपाती है। साधारण ब्याज टाइम के समानुपाती है, ऊपर ऊपर है, ये उल्टा हो गया ना, तो व्युत्क्रमानुपाती है। गलत, ए सही आर गलत, ए सही आर गलत, ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे पढ़िए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बिंदु, राहुल बिंदु ए से चलना शुरू करता है। किस तरह चलता है? वह पहले 20 मीटर उत्तर की ओर चला, ठीक है, फिर बाएं मुड़ा 15 मीटर चला, ठीक है, फिर से बाएं मुड़ा, बाएं नीचे, ये 20 मीटर आ गया, ठीक है, इसी के बराबर आ गया। अंत में वह दाएं, दाएं इधर होगा और 17 मीटर चल लिया। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु के ठीक पश्चिम में है।
प्रारंभिक बिंदु के ठीक पश्चिम में है, क्या सही बात है? कारण इसको भूल जाओ, इसको पढ़ो। यदि कोई व्यक्ति आयताकार मार्ग पर चले, ये आयताकार मार्ग पे चल लिया और 2 बार बाएं, एक बार बाएं, दूसरे बार एक बार, ये देखो ऐसे चला, एक बार बाएं, पहली बार बाएं और दूसरी बार बाएं, ऐसे चला, पहला बायां दूसरा बायां, 2 बार बाएं तथा एक बार दाएं मुड़े। अब दाएं मुड़ जाए तो वह हमेशा प्रारंभिक बिंदु के पश्चिम में, ये पश्चिम है क्या? नहीं, ये तो उत्तर है। यहां गलत हो गया, यहां सही है, पर एक बार बाएं, दूसरे बार बाएं, फिर दाएं, तो पश्चिम में। मतलब कब पश्चिम में होगा? जब उत्तर में निकले तभी पश्चिम होगा, बाकी दिशा में नहीं होगा। मान लो ये दक्षिण में निकलता, पहला बायां, फिर दूसरा बायां, अब दायां, क्या ये पश्चिम है? नहीं, पूर्व है। गलत, ए सही, आर गलत, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्रमागत, तो 3 एक क्रमागत, 3 एक विषम है और 5 एक विषम है, तो 3 5 ले लेते हैं, का अंतर 2 है। सही बात है। 1 और 3 ले लो, अंतर 2 है। 5 और 7 ले लो, अंतर 2 है। सही बात कह रहा है। सभी ऑड नंबर्स को यहां पे लिखिए 2n प्लस माइनस 1 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां n पूर्णांक है। n की जगह कुछ भी रखो तो विषम संख्या ही आएगी, ये बात भी सही है। और क्या इसका ये कारण है? बिल्कुल बिल्कुल इसी का कारण है। क्यों? क्योंकि 2n प्लस माइनस, एक कम करो और एक ज्यादा करो, उसी का कारण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है भाई। चलो, 28 एक परफेक्ट नंबर है। अब सबसे पहले परफेक्ट नंबर देखो क्या है। परफेक्ट नंबर क्या होता है ना, किसी के भी गुणनखंड किए, जैसे 4, कितने गुणनखंड होगा? 1 2 और 4, मतलब किससे किससे डिवाइड होगा? 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा। अब जो संख्या है, जैसे 4 है तो 4 छोड़ो, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आया? 3। क्या ये 3 इसके बराबर है? नहीं, तो ये परफेक्ट नहीं है। तो छोटी परफेक्ट संख्या कौन सी है? 6। 1 2 3 और 6, ये 6 छोड़ दो, इन सबको जोड़ो, कितना आया? 6, बराबर है ना इसके, तो ये परफेक्ट नंबर है। तो वैसे ही कह रहा है 28 एक परफेक्ट है, तो 28 के फैक्टर करो, 1 2 4 7 14 28, 28 छोड़ो, इनको जोड़ो, 14 7 21, 4 25, 2 27 और 1 28। क्या इसी के बराबर आया? हाँ आया, तो परफेक्ट है, परफेक्ट नंबर है। सही बात कह रहा है। परफेक्ट नंबर मतलब हिंदी में क्या होता है? परिपूर्ण संख्या। अब देखो, ये जो है ना, इसको छोड़ दिया, इसको कहते हैं प्रॉपर डिवाइजर, उचित भाजक, प्रॉपर डिवाइजर। तो प्रॉपर डिवाइजर का योग उस संख्या के बराबर हो, प्रॉपर डिवाइजर का योग संख्या के बराबर हो, प्रॉपर डिवाइजर का योग संख्या के बराबर हो। सही बात है, परफेक्ट नंबर कहते हैं। क्या इसका कारण है? बिल्कुल कारण है, यही तो कारण है ना, प्रॉपर डिवाइजर का योग उस संख्या के बराबर हो, उसी का तो कारण है, इसलिए परफेक्ट नंबर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है भाई। चलो, ये आ गया कम्युनिकेशन स्किल का क्वेश्चन। हाव भाव और चेहरे के भाव अशाब्दिक संचार के भाग, अशाब्दिक नॉन वर्बल, तो चेहरे के हाव भाव से क्या नॉन वर्बल हो सकता है? बिल्कुल, आप इशारा करके बता सकते हो। बिल्कुल, आप जब भी इशारा करोगे नॉन वर्बल में आएगा, और हाव भाव और चेहरे के हाव भाव से बिल्कुल अशाब्दिक का भाग है। सही बात है। अशाब्दिक संचार केवल ईमेल के नहीं भाई, ईमेल के माध्यम से नहीं,
आप जरूरी थोड़ी ना, अरे पोस्ट कार्ड लिख दो, पोस्ट कार्ड डाल दो, ईमेल से थोड़ी ना हो रहा है। इशारा कर लो, अशाब्दिक हो गया, नॉन वर्बल है, बिना बोले कर रहे हो, बिल्कुल सही गलत है ये। ए गलत, आर सही, ए सॉरी सॉरी, ए सही आर गलत, ए सही आर गलत। नेक्स्ट, आज सोमवार है तो 15 सप्ताह बाद सोमवार होगा। आज सोमवार है ना, तो एक सप्ताह बाद फिर सोमवार, फिर एक सप्ताह बाद सोमवार, फिर एक सप्ताह बाद सोमवार। हाँ, हर एक सप्ताह बाद सोमवार होगा, तो 2 सप्ताह बाद भी सोमवार, 3 सप्ताह बाद भी, तो 15 सप्ताह बाद भी सोमवार होगा। सही बात है, भूल जाओ। एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। हाँ सर, होते हैं। क्या इसका कारण है? आज सोमवार है तो 15 सप्ताह बाद सोमवार होगा, क्योंकि एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। नहीं भाई, उसकी व्याख्या नहीं कर रहा। अलग अलग तो सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा। व्याख्या क्या होता? क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तब व्याख्या करता, लेकिन अभी व्याख्या नहीं कर रहा। अलग अलग सही है सर। चलो, अशाब्दिक संचार मौखिक संचार की तुलना में कम प्रभावशाली नहीं। कहां कम प्रभावशाली है? किसने कहा कम प्रभावशाली है? आप देखिए, पहले मूवी बनती थी चार्ली चैपलिन की, जो मूवी देखी होगी आपने, जिसमें वॉइस नहीं होती थी, क्या कम प्रभावशाली थी वो? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। कम प्रभावशाली नहीं थी। उसमें बिना आवाज के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता था, एक्टिंग करते थे, सिर्फ बोलते नहीं थे, अशाब्दिक था, लेकिन कम प्रभावशाली नहीं थी। उसमें आप हंसते थे, रोते थे, खुश होते थे, सारे भाव आपके जागृत होते थे। कम प्रभावशाली नहीं है, गलत है। शारीरिक भाषा और चेहरे के भाव संचार को प्रभावित नहीं करते हैं, कह रहा है। नहीं, ये भी गलत है। शारीरिक भाषा और चेहरे के भाव संचार को प्रभावित करते हैं, इसको ना करते हैं लिख लो, ये सही है। अब ए गलत आर सही, ए गलत आर सही। अच्छा, यहां एक ऑप्शन दिया है भाई, एक ऑप्शन दिया है, देखो ये ऑप्शन दूसरा दिया है, अलग ऑप्शन है। शारीरिक भाषा और चेहरे के भाव संचार को प्रभावित नहीं करते हैं, गलत। दोनों गलत हैं वाले ऑप्शन दिया है, व्याख्या वाला नहीं है। ए और आर दोनों असत्य हैं। यहां पे ऑप्शन चेंज कर दिया। अब आपको इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना है। हमने कहा अधिकतर ऑप्शन सेम वैसे ही होते हैं, लेकिन यहां पे ऑप्शन चेंज कर दिया, दोनों गलत हैं, राइट आंसर है। चलिए, दो विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होगा। हाँ, ये पहले कर चुके हैं अपन, सही बात है। दो विषम संख्याओं का योग हमेशा सम होता है। 5 + 3 8, 7 + 9 16। हाँ, सही बात तो है, दो विषम संख्याओं का योग सम होता है। अब दोनों को कंबाइन करो, क्या उसका रीजन है, कारण है क्या? दो विषम संख्याओं का गुणनफल सदैव विषम होगा, क्योंकि दो विषम संख्याओं का योग सम है। नहीं, वो अलग है, ये अलग है। बी राइट आंसर है। दोनों सत्य हैं, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा। किसी मैथ्स का प्रॉफिट लॉस से आ गया, किसी वस्तु पर 20% लाभ होने का मतलब है उसे 20% छूट पर बेचा गया। 20% लाभ का मतलब है कि उसे 20% अधिक पर बेचा गया, छूट पर बेचा गया नहीं, ये गलत है। हमको पता ही नहीं कितना छूट में बेचा है, ये गलत है भाई। छूट हमेशा एमआरपी पर दी जाती है, ये सही। एक गलत आर सही, एक गलत आर सही, एक गलत आर सही, डी राइट आंसर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री होता है। 12 बजे ना घड़ी की दोनों सुइयां ऐसे होती हैं, 0 डिग्री का कोण होता है, सही कह रहा है। आगे, घड़ी की दोनों सुइयां लगभग 65 सहित 5/11 मिनट में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, याद रखना है। हाँ, ये सही है। घड़ी की दोनों सुइयां हर 1 घंटे में क्रॉस नहीं करती, 65 सहित 5/11 मिनट में क्रॉस करती हैं।
12 बजे यहाँ एक साथ है ना, अब 1 बजे एक साथ नहीं होंगी, 1 बजे ऐसी होंगी, कब क्रॉस करेंगी, इस टाइम में दोनों एक साथ आएंगी। तो हाँ, ये सही बात कह रहा है। क्या इसका कारण है? नहीं, इसका कारण नहीं है। चलो, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल, हर परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। जैसे 1/2 एक वास्तविक संख्या है, कोई भी परिमेय संख्या ले लें वास्तविक संख्या होगी। सही बात कह रहा है। प्रत्येक वास्तविक संख्या को p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं? नहीं, वास्तविक संख्या को नहीं, परिमेय संख्या को लिख सकते हैं, परिमेय को लिख सकते हैं, वास्तविक को नहीं लिख सकते। ए सही यार गलत? सी सही है। एक पूर्ण वर्ग संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या सदैव विषम होगी। कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं अब समझना। मान लो 120 का कुल गुणनखंड निकालना है ना, तो इसको फैक्टर करो तो कैसे आएगा? 2 गुणित 2 गुणित 2, 8 एकम 8 और 8 पंचे 40 गुणित 5। देखो 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40 और गुणित 3। फिर से देखो 10, 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40 तिया 120। तो ये क्या आ गया? 2 की घात 3, 3 की घात 1, 5 की घात 1। तो कुल गुणनखंड कितने आए? 3, 1 ज्यादा 4, 1 ज्यादा 2, 1 ज्यादा 2। पावर को 1 ज्यादा करो, पावर को 1 ज्यादा 1 ज्यादा 1 ज्यादा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये कुल गुणनखंड है। पर उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा है पूर्ण वर्ग। अब पूर्ण वर्ग जब भी होगा तो पेयर बनेंगे, पेयर बनेंगे मतलब पावर सम संख्या होगी, सम संख्या, क्योंकि पेयर जब बनेंगे मतलब सम संख्या होगी। अब पावर से एक बड़ी संख्या विषम, यहां देखो पावर जो है उससे एक बड़ी, तो सम पावर है तो विषम, और विषम गुणित विषम क्या आएगा? विषम। तो विषम होती है, बिल्कुल सही बात कह रहा है। जैसे कोई पूर्ण वर्ग ले लेते हैं 360, क्या आएगा इसमें? 2 गुणित 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 गुणित 5, 2 गुणित 5। चलो देखो 25 5 पंचे 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, दूना 36। 3600 हो गया कि नहीं? आप बोलेंगे बिल्कुल। तो 3600 के ये प्राइम फैक्टर है। अब 2 की कितनी पावर? 1 2 3 4, 3 की कितनी पावर? 2, और 5 की 2। आप देखिए सभी गुणनखंड के पावर जो है ना वो सम है। क्यों? क्योंकि पूर्ण वर्ग है तो पेयर में हर गुणनखंड होंगे, पेयर में, और पेयर में होंगे मतलब सम होगा, और सम से एक बड़ा, क्योंकि +1 करते हैं तो 4 + 1 5, 2 + 1 3 और 2 + 1 3, 5 तिया 15 तिया 45, विषम आया ना। वही तो कह रहे हैं, पूर्ण वर्ग होगा मतलब पावर सम में होगी, और सम से एक बड़ी विषम, एक बड़ी विषम, एक जोड़ते हैं तो विषम, और विषम गुणित विषम विषम। क्या आया? सही, विषम कह रहा है। किसी संख्या के गुणनखंडों की संख्या केवल इस बात पर निर्भर करती है कि वह संख्या अभाज्य है या भाज्य नहीं। 4 के गुणनखंड 1 2 3, तो गुणनखंडों की संख्या कितनी? 1 2 और 4। गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 3 है, 1 2 3। तो ये अभाज्य है, 3 गुणनखंड है। सेम यदि 6 ले तो 1 2 3 6, अरे यहां तो 4 हो गए। तो कैसे निर्भर कर रही है कि अभाज्य है अभाज्य? ये दोनों भाज्य हैं, लेकिन यहां 3 यहां 4। अगर ऐसा होता तो सबके गुणनखंड सेम होने चाहिए थे। ये गलत है। ए सही, आर गलत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए भाई,
512 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बिल्कुल सही, किसी भी पूर्ण वर्ग के इकाई के अंक में 2, 3, 7, 8 नहीं आ सकता, और यहां तो 2 है, सही नहीं है, गलत है। 2, 3, 7, 8 नहीं आ सकता, यहां 2 है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक में 2, 3, 7, 8 नहीं आ सकता, ये सही है। इसका कारण है क्या? हमने अभी तो बताया 2, 3, 7, 8 नहीं आ सकता। ए सही, आर गलत, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है भाई। बढ़िया क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अच्छा पूरे के पूरे अपन ने 42 और 4 क्वेश्चन पहले लगभग 45 प्लस क्वेश्चंस अपन ने इस सेशन में कथन कारण के रूप में किया है। यदि आपको सेशन पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हम रोजाना कोशिश करते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड कोई टॉपिक ऐसा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है उसको आपके सामने लेकर आए। यदि आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।